अरे अरे एक मिनट जानकारी आपको नहीं पता है, बता रहे कि इनको जानकारी है। एक मिनट बताइए क्यों गूगल कर रहे हैं, क्यों गूगल कर रहे हैं? आप अपने 3 पीढ़ी को भी जानते हैं। मुझसे आप मेरे 7 पीढ़ी का पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा। हमारी वो जो ज़मीनें हैं उसमें हम दूसरे को क्यों लाएंगे? राम ट्रस्ट बना हुआ है तो उसमें हमको रखेंगे, वो लोग नहीं ना रखेंगे। तो महोदय जब आप अपने में नहीं रख रहे हैं, चलिए उसमें भी रिजर्वेशन कर दीजिए, 80% रिजर्वेशन आप कर दीजिए, दलितों को रख लीजिए। आप वक्फ बोर्ड के बारे में बात कर रहे थे, मुझे पता है। आप किस मतलब ओहदे से बोल रहे हैं कि आप राम मंदिर एक ट्रस्ट है? राम मंदिर ट्रस्ट नहीं है, राम मंदिर हम लोग की आस्था है। नहीं, राम मंदिर हम लोग की आस्था है, आप उसको ट्रस्ट मत बोलिए। राम मंदिर ट्रस्ट नहीं हो सकता है। बाबू एक मिनट पहले सज्जन व्यक्ति से आराम से बात करिए। आराम से बात करते हैं, अपनी बात रखिए। पहले चिल्लाइए मत आप। संयम बरतिए। एक मिनट पहले चिल्लाइए मत। नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आपको बता दें कि देश में समय समय पर हर बार ऐसा होता है कि कुछ नए कानून और नियम आते रहते हैं। कानून और नियमों के तहत हमारे देश में कुछ ऐसे नियम आ जाते हैं या कानून बन जाते हैं जिसके बारे में सदन में चर्चाएं भी होती हैं और सदन के बाहर भी चर्चाएं का बाज़ार गर्म रहता है। लोगों के बीच में इसके तमाम सारी क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आखिर इस कानून से क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। हम इस समय कुशीनगर में हैं और आपको कुशीनगर से सीधे यहाँ के लोगों की राय जानेंगे कि क्या वाकई में इस कानून से क्या कुछ फ़ायदा है लोगों का और क्या कुछ नुकसान है। आइए बात करते हैं लोगों से। नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। तारीख 8 अप्रैल 2025, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद से देश में एक नया कानून बन जाता है। कानून है वक्फ बोर्ड बिल। देश की सबसे बड़ी पंचायत में दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, इस बोर्ड पे सहमति के बाद से, पास होने के बाद से राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है और इसको कानून का दर्जा मिल जाता है। इस पर तुरंत बाद ही, उसके पहले भी देश भर में चर्चाओं का बाज़ार गर्म होना शुरू हुआ। हम इस समय कुशीनगर में हैं, हमारे साथ कुछ युवा हैं और उनसे कुछ पूछेंगे इस कानून के बारे में कि क्या वाकई में इनको इस कानून के बारे में कितनी जानकारी है और क्या कुछ इनको लगता है कि बदल जाएगा या उस कानून के होने से क्या इनके जीवन में असर पड़ने वाला है। क्या नाम है आप? जी, इरफान खुर्शीद। इरफान जी, आप यहीं कुशीनगर के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, यहीं फाइनगर का रहने वाला हूँ। आपको इस कानून के बारे में पता है? जी बिल्कुल पता है। क्या है? देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार साहब, ये जो कानून जो है कि सिर्फ जो मुसलमानों की जो संपत्ति है उसको हड़पने की एक साजिश की जा रही है। जैसे आपको पता है कि किसानों का जब ज़मीन हड़पने की बात हुई थी तो एक 3 कृषि काला कानून जो है कि इस देश में लागू हुआ था, लेकिन बाद में बैक वो भी हुआ। बैक करना पड़ा। बैक इसलिए करना पड़ा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने % मुसलमानों ने जो है कि इस कानून को मांगा है? ला के दिखा दे कोई डाटा। पत्रकार साहब, जाहिर ये होता है कि कोई भी मुसलमान इस कानून को नहीं मांगा, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। जैसे कृषि काला कानून की बात हुई, जब जो है कि किसान जब कानून नहीं मांग रहे थे, ज़बरदस्ती थोपने का काम हो रहा था। वही आज के डेट में, जैसे आपको भी पता है, ये जो एक वक्फ क्या है, 1954 में जो है कि संवैधानिक तौर पे 1964 में लागू किया जाता है। उसमें जो है कि मुसलमानों को जो कि एक, चाहे जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जो भी हो गया, हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जो है कि हिंदू वक्फ बोर्ड है और वहाँ पे भी जो है कि हमारे हिंदू भाई का जैसे कि मंदिर जो हुआ, चाहे चर्च हो गया, जैसे एक हिंदू का जो है कि एक प्रॉपर्टी जैसे कि वो कहा जाता है कि धार्मिक प्रॉपर्टी, वो उनके नाम से है। वैसे हिंदुस्तान में जो है कि मुसलमानों का एक वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है, चाहे मदरसा के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, चाहे दरगाह के नाम पे, उसको जो है कि एक रचा जा रहा है साजिश। और उस साजिश के तहत जो है कि बस एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र में जो है कि पूरा ज़मीन हड़पने की साजिश किया जा रहा है। जैसे जो मुझे लगता है कि सरकार ने जो इस नियम को बनाया है उसमें यह साफ स्पष्ट है कि सरकार ये कहना चाहती है कि आप जितनी ज़मीनें आपके पास हैं बोर्ड के पास, उसको आप सार्वजनिक करिए और उसके मेंबर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है जिलाधिकारी और तमाम सारे जो अधिकारी हैं उनको उसमें मेंबर बनाइए, ताकि सार्वजनिक रूप से पता चल सके कि कितनी संपत्ति है और संपत्ति का जानकारी। संपत्ति की जानकारी देना तो गलत नहीं है ना? संपत्ति को तो ऐसे भी सबके पास जानकारी है। संपत्ति की तो जानकारी किसके पास नहीं है? क्या
लेखपाल के पास जानकारी नहीं कि क्या यहाँ पे जो वक्फ की इतनी ज़मीनें हैं? क्या सरकार के पास डाटा नहीं है कि इस अकाउंट में जो कि इस संस्था के अकाउंट में कितना पैसा है? क्या ज़मीन के बारे में सरकार को इतना भी नहीं पता है? ऐसा नहीं है पत्रकार साहब। जो है कि एक ज़मीन जो है कि जैसे कि आपका भी एक ज़मीन आप पर्सनल आप ले रहे हैं, आप ये जो है कि चाह रहे हैं किसी को दान दे देना, तो क्या उस ज़मीन को जो है कि सरकार लेना क्यों चाहती है? इसके बारे में आप बता सकते हैं? आखिर में सरकार की मंशा क्या है? सरकार ये क्या चाहती है? सरकार अपना मंशा जाहिर करे। आखिर में ये पहले बताइए कि वक्फ का ये जो ज़मीन जो है कि सरकार आखिर में क्यों खुद लेना चाहती है? उसको सरकार को क्या फ़ायदा है? लेकिन मुसलमानों को मैं नुकसान बता दे रहा हूँ। जब मेरी ज़मीन है, मैं चाह रहा हूँ इनको देना, आपका नहीं, इनको आप दें तो आप लेना चाहते हैं, ये गलत बात है कि नहीं? मेरी ज़मीन है, मेरा मन करे तो मैं इनको दूंगा, मेरा मन करे आपको दूंगा, मुझे मन करे आपको देना। हमारे साथ एक और युवा हैं, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम अबरार अंसारी है और मैं यहाँ वार्ड संख्या 35 से जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ। आपको इस कानून, आप थोड़ा साइड में आ जाइए, रट पे हैं, आपको इस कानून के बारे में कुछ पता है क्या? इस कानून के बारे में जब तक वक्त बिल नहीं आया होता तो मुसलमान के आजकल जितने युवा मार्केट में घूम रहे हैं उनको वक्त बिल के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं होता। इसलिए कि वक्त बिल जो आज पेश हुआ है और तमाम मीडिया वाले जो वक्त बिल अपने हेडलाइन बना रहे हैं, तो इसके माध्यम से मुसलमान के जितने नौजवान बच्चे हैं उनको मालूम हो रहा है। इसके पहले वक्त बिल कहाँ था, कोई मुसलमान को पता ही नहीं था, नौजवान मुसलमान को, क्योंकि वक्त बिल में कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं का ही साजिश रहा होगा, नहीं तो वो हमारे जैसे पीढ़ी को पहले ही बताए होते कि वक्त बिल क्या है। आप, मेरा उम्र अभी 24 साल है, मेरे पिताजी की उम्र 50 साल है, उनको अब इसके पहले भी नहीं पता होता कि वक्त बिल क्या है, वक्त बिल की संपत्ति क्या है। कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं का साजिश रहा होगा, नहीं तो 20 साल पहले ही वो बताए होते कि वक्त बिल क्या है। आपका जो कहना है, जो उस हिसाब से मैं उसको कोट कर रहा हूँ, तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास की संपत्ति बताई जा रही है वक्फ बोर्ड बिल की। इसको सार्वजनिक करने में बुराई क्या है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसको तो पहले से सार्वजनिक कर देना चाहिए। कम से कम अगर इनको लगता होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में भाई भाई हैं, अरे हिंदू को नहीं बता रहे हैं आप, सिख को नहीं बता रहे, ईसाई को नहीं बता रहे, लेकिन आपको तो मुसलमान को बताना चाहिए था ना। मैं भी तो मुसलमान धर्म से ही बिलोंग करता हूँ, कम से कम मुझे भी जानकारी होनी चाहिए ना। इनसे पूछिए, हमारे इरफान भाई से, इनको 10 साल पहले भी नहीं पता होगा कि वक्त बिल की संपत्ति क्या है। वक्त बिल, व्हाट इज वक्त बिल, किसी को नहीं पता होगा। आज वक्त बिल जब से पेशकश हुई है और मोदी सरकार इसके खिलाफत, अच्छा इसके समर्थन में जो भी काम किया होगा, तब मुस्लिम के जितने भी बच्चे हैं, अच्छा मुसलमान के जितने परिवार हैं, जितने नेता आ गए, उनको पता होगा कि वक्त बिल क्या है। इसका पहले किसी भी मुसलमान को वक्त बिल के बारे में पता ही नहीं था। मुस्लिम धर्मगुरु जो आला अफसर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में खोट हुआ होगा, इसलिए मुसलमानों को भी नहीं बताए होंगे। मतलब धर्मगुरुओं के द्वारा जानबूझ के इस बात को छुपाया गया। हाँ, चाहे धर्मगुरु हो, अच्छा उसका मालिक जो भी हो, हमको तो पता ही नहीं था। सिर्फ मुझे ही नहीं, आप इसका सर्वे कराएंगे और जगह जगह पर चौपाल लगाइए और मुसलमानों से ईमान से पूछिए कि अपने ईमान से बताओ कि वक्त बिल के बारे में आज के 5 साल पहले तुमको मालूम हुआ होगा, तो बताएगा मुझे कुछ नहीं मालूम था। अब पूछिए तो बच्चा बता दे रहा है कि वक्त बिल क्या है। आखिर कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ मुसलमान ही तो छिपाए हुए होंगे ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए, मेरे बड़े भाई हैं, भाई के हिसाब से बताइए, अगर अब हमारी संपत्ति है, आप भी हिस्सेदार हैं, मैं भी हिस्सेदार हूँ, तो आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं है। आपको सब पता है और मुझे पता नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? आप मेरे बड़े भाई के आधार से बताइए। आप जो कह रहे हैं, आपकी बात मैं सेंटिमेंटली समझ रहा हूँ। आपको क्या लगता है वाकई में इस बिल से किसी को नुकसान होगा क्या? किसी को नुकसान हो सकता है क्या? जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बिल अगर देश में पास हो रहा होगा तो ये नहीं है कि वो मोदी सरकार आई और बिना सर्वे कराए, अब बिना जानकारी के बिना कुछ कर दे, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी बिल देश में पास होता है, उसमें जानकार लोगों को बैठाकर, अच्छा बड़े से बड़े उस धर्म के लोगों से बैठकर पूछकर बहुत तमाम सारी प्रक्रिया होती है, उसको मद्देनजर में रखते हुए कोई बिल को पास किया जाता है, क्योंकि ये बात देश की है। मुसलमानों की बात यहाँ बिल्कुल नहीं है, ये बात देश की है। हालांकि इस बात का इस टॉपिक पे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक बात कोट करना चाहूँगा। अब क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम अबरार अंसारी। अबरार, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे न्यूज़ में तमाम सारी घटनाएं सामने आई। उसमें एक और घटना आई, संभल का मामला था। संभल में मस्जिद को लेकर सर्वे हुआ, बाद में पता चला कि वहाँ मंदिर या जो भी चीज़ें हैं, सर्वे तमाम सारी चीज़ें हुई, वहाँ दंगा भी होता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, और संभल जो डिस्ट्रिक्ट है वह मीडिया और सोशल मीडिया पे एकदम हाईलाइट हो जाता है। क्या वाकई में क्या लगता है आपको, जो युवाओं ने वहाँ पे ये इस तरह की हरकत की, या जब प्रशासन की तरफ से जो प्रतिक्रिया हुई,
कितना सही और कितना उचित है वो? अब जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप लोग आपके ही जैसे चैनल माध्यम से मीडिया का मतलब, मैं तो वहाँ गया भी नहीं, जो भी तमाम हमारे देश में मीडिया चैनल चल रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर दंगा हुआ होगा तो सच्चाई होगा कि दंगा हुआ होगा। बिना दंगा हुए किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। और जहाँ तक दंगा नहीं होती अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी तक पुलिस प्रशासन वहाँ अपना बैरिकेटर नहीं लगाई होती। दंगा तो बिल्कुल हुआ होगा। अब जांच की विषय यह है कि पुलिस के अंडर में है, वो जांच करे कि किस पक्ष में गलती थी, कौन सा पक्ष वो क्या बोलता है दंगा किया। वाकई में इन बच्चों को, इन युवाओं को आखिर कौन समझाता है, किस तरह की, कहाँ से मैसेज पाते? वही बात मैं कह रहा हूँ भैया, शुरू में कह दिया ना कि आखिर अब मुझे आप जब तक उसकाएंगे नहीं, आप जब तक उसके बारे में मुझे बताएंगे नहीं। जैसे आपने बता दिया कि यहाँ खजाना है तभी मैं जा सकता हूँ, अगर मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ खजाना नहीं है तो मैं नहीं जा सकता। बात समझ रहे हैं ना? उसी हिसाब से, और चाहे मुस्लिम पक्ष के लोग हों और चाहे हिंदू पक्ष के लोग, कोई युवा बिना बरगलाए नहीं आ सकता। यानी आप जो कह रहे हैं कि उन युवाओं को बरगलाया जाता है, मतलब ऐसा उनको बताया जाता है, हाँ जी, ब्रेन वॉश किया जाता है। अब चाहे ब्रेन वॉश किया जाए, चाहे कोई लालच किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान जितना सेफ से रहता है, मैं मुसलमान हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मुसलमान हिंदुस्तान में जितना सेफ रहता है शायद दुनिया में कहीं नहीं रहता होगा, चाहे अरब हो, दुबई हो, चाहे पाकिस्तान हो। जैसे कि ये कह रहे थे कि वक्फ के बारे में मुझे नहीं पता था, मेरे पिताजी को नहीं पता था, इनको नहीं पता है, तो ऐसा नहीं कि पूरे मुसलमान को नहीं पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है वक्फ बोर्ड बिल है। आप क्या पढ़े लिखे अपने आप को BA और MA का डिग्री लेके घूमते हैं, लेकिन इनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि वक्फ क्या है। इनको आज 10 दिन पहले पता लगा है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में है जो सिर्फ नाम के लिए डिग्रियाँ लेके घूमते हैं, उसके बाद उनको खुद पता नहीं है कि हमारे। अगर इरफान भाई को वक्फ बिल के बारे में पता है तो इनसे ये पूछिए कि वक्फ बिल जो पास सरकार कर रही है उनकी नियमावली क्या है, पूछिए इनसे। नहीं लेके आइए, ये पर बता दिए वक्फ बिल कब स्थापित हो, आपको पता है? तो पहले से बोलते मुझे मालूम नहीं है, आप इनसे नियमावली पूछिए। नहीं पता है, मुझे बताया नहीं। हाँ, कौन नहीं बताया है? तो उसके ठेकेदार बने वो नहीं बताए। कौन ठेकेदार कौन है, ये पहले बता दीजिए। मुस्लिम पक्ष के लोग और कौन है? मुस्लिम पक्ष का कौन है, बता दीजिए, किसी का नाम रखिए। तो कोई फर्क पे नहीं आता होगा। नहीं, मैं ये बोला हूँ कि आप नियमावली बताइए ना, आप नियमावली बताइए। नहीं, आपको 3 पीढ़ी को भी आप नहीं जानते होंगे, तो ये तो आप ही बोल लीजिए। तो नहीं, ये तो आप ही बोल लीजिए। देखिए, आप अपने 3 पीढ़ी को भी जानते हैं, मुझसे आप मेरे 7 पीढ़ी का पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा। वक्त बिल की बात आ रही है। नहीं, इनको एक मिनट, तो ये वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानेंगे? आप जानते हैं, नियमावली बताइए ना। 1 मिनट, जैसे मैं, अगर आपको मालूम है वक्त बिल के बारे में तो उसका नियमावली बताइए। नहीं, आप अपने 3 पीढ़ी के बारे में बता दीजिए। क्यों नहीं पता? अपने जो 3 पीढ़ी अपने खानदान के बारे में नहीं जानता हूँ, तो वक्त के बारे में क्या जाना? हाँ, वक्त बिल की बात आ रही है, आप बताइए नियमावली वक्त बिल का। बता रहा हूँ, पूछिए। इधर उधर की बात ना करिए, वक्त बिल के बारे में बताइए आप किसके बारे में? आप तो डायरेक्ट करते वक्त जो कि मुझे बताया नहीं करता, मेरे बाप दादा को नहीं पता है। तो नहीं पता है, लेकिन नहीं पता है तो बताइए ना, वक्त बिल का नियमावली बताइए ना। आपको पता होता तो बताइए। क्या दिक्कत आ रही है क्या? तो नहीं। जैसे 1 मिनट, हाँ बताइए, क्या समस्या आ रही है? वक्फ बिल कानून जो पास हुआ है, सरकार सदन में पास किया गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, पता होगा आपको बारे में। सवाल ये है कि वाकई में ये बिल कितना फ़ायदेमंद हो सकता है किसी वर्ग के लिए, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो या इस देश के पक्ष में हो, किसके पक्ष में कितना बढ़िया है और कितना नुकसानदायक है, या क्या ये बिल है, इस बारे में पता है? जी, जहाँ तक हमें पता है ये वक्फ बोर्ड इसलिए लाया गया है, ये बिल इसलिए लाया गया है, जो धीरू भाई अंबानी इस देश के बहुत बड़े पूंजीपति हैं, उनकी जो इंटेलिया उनका घर बना हुआ है वो कब्रिस्तान पे बना हुआ है, वक्फ की ज़मीन है। तो ये मित्र हैं मोदी जी के मित्र हैं, तो आज नहीं तो कल देखिए सरकारें टिकती नहीं हैं। 70 साल हो गए, 75 साल देश को आज़ाद हुए, कभी भाजपा कभी कांग्रेस रही है, तो इनको डर बना था कि कभी ना कभी सरकार बदलेगी। जब बदलेगी तो रूपरेखा जब चेंज होगा तो इनका इंटेलिया आ जाएगा नीचे। इस आधार पे उन्होंने वक्फ बोर्ड लाया। और देखिए, हर व्यक्ति की ज़िंदगी जीने का एक शैली होती है, वो कैसे जिएगा, किस हाव भाव में जिएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसा उसका पहनावा रहेगा, ये तय नहीं करेंगे आप, ठीक है? उसकी ये अधिकार है उस व्यक्ति का कि वो कैसा जिएगा, कैसा रहेगा, उसका अधिकार। ये उसमें वक्फ बिल का ला के वो संपत्ति की, ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये सरकार की संपत्ति हो जाएगी, आप कल आके रोक, पहले कभी कोई रोक नहीं सकता है कब्रिस्तान में, ईदगाह में, मस्जिद में। अब क्या है, इस बिल में ला के अमित जी कुछ और बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी जी कुछ और बयानबाजी कर रहे हैं, इसमें
अदर लोग भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी कंपनी हमारी वो जो ज़मीनें हैं उसमें हम दूसरे को क्यों लाएंगे? राम ट्रस्ट बना हुआ है तो उसमें हमको रखेंगे वो लोग? नहीं ना रखेंगे। तो महोदय जब आप अपने में नहीं रख रहे हैं, चलिए उसमें भी रिजर्वेशन कर दीजिए। 80% रिजर्वेशन आप कर दीजिए, दलितों को रख लीजिए। 20% आप राम ट्रस्ट जो बना हुआ है, इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा ट्रस्ट बना हुआ, उसमें 20% दलितों को भी रख लीजिए। चलिए हम भी आपको रख लेते हैं अपने कमेटी में। तो आप तो ये करेंगे नहीं, आप लड़ाएंगे एक दूसरे को। और ये लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं है। बेहतर देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप लिख के ले लीजिए। 27 में आएगी, उसके बाद 32 में आएगी, फिर 37 में आएगी, कोई नहीं काट पाएगा। एक मिनट आप इस पहले आप बताइए, इस कानून के बारे में आपको पता नहीं पता है? एक मिनट रुकिए। आप वक्फ बोर्ड के बारे में बात कर रहे थे, मुझे पता है। आप किस मतलब ओहदे से बोले हैं कि आप राम मंदिर एक ट्रस्ट है? राम मंदिर ट्रस्ट नहीं है। राम मंदिर हम लोग की आस्था है। नहीं, राम मंदिर हम लोग की आस्था है। आप उसको ट्रस्ट मत बोलिए। राम मंदिर ट्रस्ट नहीं हो सकता है, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, एकदम ट्रस्ट नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट नहीं है भैया। राम मंदिर ट्रस्ट नहीं है भैया। 12th पास किया हूँ भैया। राम मंदिर ट्रस्ट नहीं है, आप ट्रस्ट बोल रहे हैं, ट्रस्ट नहीं है। एक मिनट, क्या मंदिर तो एक आस्था का चीज़ है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मंदिर के नाम पे एक ट्रस्ट बना, ये बात आपको पता है? मैं आपका तभी सुन रहा था भैया। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, आप बोले मैं आपका बात नहीं काटा हूँ। अरे एक मिनट जानकारी आपको नहीं पता है, ये बता रहे कि इनको जानकारी है। एक मिनट बताइए, ट्रस्ट का नाम बताइए। क्यों गूगल करें? अगर आपको पता है तो बताइए। अच्छा एक मुझे नहीं पता है, किसी को बताइए। आप ट्रस्ट का नाम बताइए, आपको पता है तो क्यों गलत होगा? आपको पता है तो ट्रस्ट का नाम बताइए। एक मिनट। अच्छा हमारे बतिया सुन लो। हाँ, कुछ कहना था? ये जो बात बोले हैं, एक मिनट सुन लीजिए। ये जो बात बोले हैं ना आपके व्यक्तिगत में बोले हैं ना हमारे में बोले हैं, ठीक है? नहीं ना बोले हैं, लेकिन जो भी बात बोले हैं ये संविधान से बाहर नहीं बोले हैं। संविधान में ही रख कर ये बात बोले हैं। इनको नहीं बोल रहा है, यहाँ संविधान से बारे में कोई नहीं बोल रहा है। ये बोल रहे हैं नफीस जी ये बोल रहे हैं कि नफीस जी ये बोल रहे हैं कि ट्रस्ट का नाम जानकारी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रस्ट का नाम पता है तो न बता दीजिए। यहाँ बिना चिल्लाए कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ बिना चिल्लाए कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ बिना चिल्लाए कोई सुनने वाला। अच्छा ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। हमसे पूछो वक्त के बारे में बता रहा हूँ। एक मिनट सब एक मिनट से बाहर बोले होते। एक मिनट बाबू एक मिनट पहले सज्जन व्यक्ति से आराम से बात करिए। आराम से बात करते हैं, अपनी बात रखिए। पहले चिल्लाइए मत आप। संयम बरतिए। एक मिनट पहले चिल्लाइए मत। एक मिनट पहले रुकिए, एक मिनट आप तो कह दिया वक्त बोर्ड में, एक नहीं बताया गया। आपको पता है, पहले रुकिए तो। एक पहले अब एक मिनट सुनिए अपराध जी, पहले शांति से बात करते हैं। पहले एक मिनट सुनिए, 2 मिनट बात करेंगे, शांति से बात करेंगे और बात को सुनते हैं। अच्छा 2 मिनट में बात सुनिए। बच्चे आप बोल रहे थे कि कुछ उसके बारे में, बोर्ड के बारे में कुछ पता है? बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में जैसे अभी ये मसला चल रहा है कि उसमें कुछ महिलाओं को भी जोड़ना है। मतलब पूरा जैसे पहले ये था कि आप जिस भूमि पे कह देंगे ये मेरी है, वो वक्फ बोर्ड के नाम से हो जाती थी। लेकिन नया जो कानून आया है उसमें आप ये बोलेंगे तो आपका तुरंत माना नहीं जाएगा। आप जैसे पहले ये था कि आप बोल दिए कि वक्फ बोर्ड हम लोग की संपत्ति, ये संपत्ति हम लोग के वक्फ बोर्ड की है, तो मान लिया जाता पहले। अब ये नहीं है, अब 2 महिलाओं को भी उसमें जोड़ना है और कुछ हिंदू वर्ग लोगों को भी उसमें रखना है। क्या नाम है आपका? तारिक हुसैन। तारिक हुसैन जी, ये बताइए वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, इसके बारे में ये है कि जो हमारी वक्त की ज़मीनें थी वो हमारे पूर्वजों ने दी थी, तो उसको सरकार अब चाह रही है कि डिस्टर्ब करना, छीनना। ये सरासर गलत है। और जितने भी अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हैं सख्त विरोध कर रहे हैं और नाराज़ हैं। ये कानून कहीं से अच्छा नहीं है, ना उचित है। इसको सरकार को वापस लेना। मेरे बड़े भाई से पूछिए कि वक्त बिल के बारे में कब से इनको मालूम है? रिकॉर्डिंग के बीच में रोक, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं ये बोला हूँ कि वक्त बिल के बारे में कब से इनको जानकारी है, इनसे पूछिए मेरे बड़े भाई से।
और ईमानदारी से ये बताएं, कब से इनको जानकारी है वक्फ बिल के बारे में? वक्फ बिल जो है वो जब से आज़ादी मिली जब से चली आ रही है, यही परंपरा चल रही है, लेकिन सरकार इसको डिस्टर्ब करके और जो भी ताना बाना है अपने हिंदुस्तान का उसको मतलब बेकार करना चाह रही है। हाँ, ये कहीं से सही नहीं है, ना उचित है, ना इसकी कोई ज़रूरत थी। ये आनंद फानन में बिल लाया गया, जो सरकार इसको वापस ले ले तो बेहतर होगा अपने हिंदुस्तान के लिए। अभी मेरे बड़े भाई नफीस जी जो थे उन्होंने कहा कि अंबानी जी के जो एंटीलिया मकान है वक्फ बिल पे बना हुआ है। तो ये बताइए, जब मैं तो नफीस भाई से पूछ रहा हूँ, जब विधानसभा अध्यक्ष हैं आल इंडिया मसले इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, कि उनका कहना है कि वक्फ बिल के ज़मीन पे एंटीलिया बना है अंबानी जी का घर। तो ये बताइए, जब अंबानी जी का मकान वक्फ बिल पे बन रहा था तो उस बिल वक्फ बिल के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो कहाँ सोए हुए थे? हमारे नफीस जी से पूछिए। अब क्यों जग गए? आज का तो बना हुआ नहीं है, वो पता नहीं कब का बना हुआ है वो। तो जब उस समय बन रहा था वक्फ बिल का जो ज़मीन पे अंबानी जी का मकान, उस समय जो वक्फ बिल के आला जिम्मेदारी थे, जितने जिम्मेदार लोग थे, वो कहाँ सोए हुए थे? अब उनको याद आ रहा है क्या? उनको अब याद आ रहा है? मैं तो नफीस जी से ये पूछ रहा हूँ कि इनका जवाब दीजिए। इनका कहना है वो ठीक है, चूक हुई है, तो इससे पूरे हिंदुस्तान में तो माहौल वो था नहीं। किसी ने अगर कब्जा कर लिया तो सरकार उसको देखेगी, लेकिन ये तो पूरा परिवर्तन किया जा रहा है ना। इससे पूरे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम समाज है काफ़ी खासा नाराज़ हैं और विरोध हैं। ये बिल कहीं से भी जायज़ नहीं है। सरकार चाहे तो इसको वापस ले ले और माहौल भी ठीक ठाक रहेगा। तो इसे तुरंत हम सभी मुस्लिम भाइयों की तरफ से है कि सरकार इस बिल को वापस ले ले और हिंदुस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। और मेरे हिंदुस्तान के सरकार यूपी सरकार से मांग है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए और माहौल अच्छा रहे, यही दुआ है। हमने युवाओं से बात करने की कोशिश की, कुशीनगर में हम आए, कुशीनगर में लोगों से बात करने की कोशिश की। यहाँ पे जाना हमने वक्फ बोर्ड बिल से वाकई में फ़ायदा या नुकसान किसको है। बात कुछ इस तरह बढ़ने लगी कि काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग एग्रेसिव भी हो गए, बीच में हमको रोकना भी पड़ा, समझाना भी पड़ा। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि बोर्ड का बिल क्या है और किसको इससे फ़ायदा होगा। असल में बात ये है, हमें थोड़ा दूर दीजिए। असल में बात ये है कि वाकई में इसकी जानकारी किसको और कितनी है। असल में सरकार कितनी सफल है इस बात को बताने के लिए कि इस देश की जनता जिसके ऊपर इस कानून को लगाया जाएगा उससे इसको कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। असल में बात यह है कि सरकार कितनी सफल है अपने देश के नागरिकों को इस बताने के लिए कि यह कानून कितना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये सच है कि देश में कानून देश के हित और जनता के हित में लगाए जाते हैं। ये सच है कि देश में कानून देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार के द्वारा लगाए गए इस कानून के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, अब ये देखना बाकी होगा। कृषि कानून की तरफ क्या वाकई में इस पे भी सरकार बैक फुट पे आएगी, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हमारी ये विशेष कवरेज लगातार जारी है, हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। शुक्रिया।